बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, जहां पर कोरोना की चौथी लहर में केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, वहां पर वैक्सीनेशन की तादाद को भी बढ़ा दिया गया। आज NCOC सरबराह असद उमर ने यह कहा है कि हमने 1 मिलियन का हिस्सा क्रॉस कर लिया है। 10,72,000 के करीब एक दिन में वैक्सीनेशन की गई है। और दूसरी जानिब सिंध के हवाले से MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM ये कहती है कि सिंध हुकूमत ने जो इक़दामात किए हैं वो अवाम की तवक्कुआत के बरक्स किए हैं। अवाम को मुश्किलात का सामना है, ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई, कारोबार बंद कर दिया गया, इससे अवाम को मुश्किलात दरपेश आएंगी। जबकि सिंध हुकूमत ये कहती है कि अगर यही इक़दामात हम करें तो वो काबिल कबूल नहीं, लेकिन अगर यही इक़दामात पंजाब के अंदर किए जाएं या दूसरे सूबों के अंदर किए जाएं तो काबिल कबूल हो जाते हैं। तनकीद सिर्फ हम पर होती है। मुर्तज़ा वहाब ने आज गुफ्तगू करते हुए ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया MQM की जानिब से, क्या जवाब दिया है वो मुलाहिजा करता है। फैसल सब्जवारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ना, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिए, शहरी कैसे जाएंगे वैक्सीनेशन सेंटर। ये बदकिस्मती के साथ हर चीज पे ये लोग सियासत करते हैं। 2,22,000 टच किया। आज इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 2.25 लाख के नंबर को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह, और 2.5 लाख हमने टारगेट अपना रखा है। नाज़रीन, 10,72,000 में से अगर 2,22,000 सिर्फ और सिर्फ कराची में वैक्सीनेट हो रहे हैं लोग, तो इसमें हर्ज क्या है? हर्ज क्या है, इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं और अगले इक़दामात क्या होंगे? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अमीनुल हक साहब ने। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमीनुल हक साहब, आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने यह कहा है कि फैसले दादू वाले नहीं करेंगे। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, तो पीपल्स पार्टी फैसला नहीं करेगी तो और कौन करेगा? देखिए, खालिद भाई ने बड़ी ब्रॉड बात की है। खालिद भाई ने फरमाया है स्टार्ट इस बात पे कि यस, हम हर दौर में, जब पिछले साल जब फरवरी और मार्च में जो लॉकडाउन शुरू हुआ, कोविड-19 शुरू हुआ, तो हम तो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के साथ खड़े रहे कि यस, कोई ना कोई प्रिकॉशनरी मेजर होना चाहिए और हर अच्छे इक़दाम के हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कराची के अवाम के साथ, जिसे कहते हैं अर्बन सिंध के साथ, कि ये जो कंप्लीट लॉकडाउन की बातें शुरू हुई तो MQM पाकिस्तान वफाकी हुकूमत के साथ खड़ी हुई कि वफाकी हुकूमत ने हमेशा कहा है कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन नहीं चाहिए, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो सूरत हाल भारत में हो गई थी, जो सूरत हाल बांग्लादेश में हो गई थी, जो सूरत हाल फिलिपाइन में हो गई थी, कि वहां माशी तौर पर तमाम तबाह बर्बादी हो रहा था। इस चीज को देखते हुए स्मार्ट लॉकडाउन पे गए और हम आज भी स्मार्ट लॉकडाउन की हमायत करते हैं। हम कहते हैं हॉट स्पॉट को बंद किया जाए। जिन इलाकों में, जिन गलियों में, जिन ब्लॉक में अगर कोविड-19 के पेशेंट है तो आप उसको सील करें, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन अगर आप पूरे कराची को सील करने की बात करते हैं, पूरे हैदराबाद को करने की बात करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जब ये फैसले करती है सूबाई काबीना, तो उसके साथ साथ उसे अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी का भी मुजाहरा करना चाहिए था। यानी तस्वीर का एक रुख नहीं देखे, बल्कि तस्वीर का दूसरा रुख भी देखें कि डेली वेजेस पे काम करने वाले कहां जाएंगे। ये रोजमर्रा जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है या छोटे छोटे ताजिर हैं, वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी कैसे गुजारेंगे? क्या उन्होंने उसके लिए अरबों रुपए रखे? नहीं रखे। MQM ही मुतालबा करती है कि आप अपनी सोशल रिस्पांसिबिलिटी की भी मुजाहरा करें। आपको करना क्या चाहिए था कि जब आप इन चीजों का ऐलान करने जा रहे थे तो आप ऐलान कर देते कि कराची हैदराबाद को आफतज़दा करार दिया जाता। हमेशा जब भी सैलाब आता, आप लाड़काना को, बदीन को, ठट्टा को आप आफतज़दा करार दे देते। तो कराची जब इतनी बड़ी आफत मौजूद थी तो आप उसको आफतज़दा करार दे के तमाम टैक्सेस को माफ कर देते, यूटिलिटीज बिल को माफ कर देते। आप ऐलान करते कि हम छोटे ताजिरों को कर्जा देंगे, लेकिन ऐसा कहीं नजर नहीं आया। बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे कि वह क्या, वह इसके बरक्स कि जो डिप्टी कमिश्नर के पास पावर थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर के पावर थे, वो पावर नीचे SHO को डेलीगेट कर दिए गए कि आप जुर्माना करना शुरू कर दे, आप लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दे। अगर पावर डिवॉल्व भी करनी थी तो आप 2013 के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में डिवॉल्व कर देते। लेकिन चूंकि जिसे कहते हैं ना कि जिस दिन लॉकडाउन किया गया उस दिन तो कराची पुलिस की चांदनी हो गई, बल्कि उनकी ये चांद रात बन गई कि वो करोड़ों रुपए इन्होंने इस मद में कमा लिया। तो MQM पाकिस्तान बिल्कुल वैसा मौकफ है कि आप कंप्लीट लॉकडाउन के बजाय आप स्मार्ट लॉकडाउन पे जाएं और कराची के अवाम को, हैदराबाद के अवाम को रिलीफ दें। करना चाहिए। उन्होंने हुकूमत का कहना हमने डॉक्टरों के मशवरे से किया। आप क्या समझते हैं कि वाकई अगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होता तो फिर इसके अलावा क्या हाल है? क्या जिंदगियों से आगे को कारोबार है?
नहीं, देखिए जो डॉक्टर, मेरा ख्याल डॉक्टर बारी साहब का बयान आया है और दूसरा डॉक्टर जिन लोगों का बयान आया है, मैं समझता हूं कि सब बड़े समझदार और सुलझे हुए लोग हैं। बिल्कुल इन्होंने ये बात कही और एमक्यूएम भी समझती है पढ़े लिखों की तंजीम है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी तो मुजाहरा करें ना। आप एक सिंपल सी मिसाल देख लें। आपने कराची एक्सपो सेंटर की तस्वीरें तमाम चैनल पे चलाई जा रही हैं, हजारों अफराद का मजमा है, हजारों अफराद का 10-10 घंटे तक लाइन लगाई जा रही है। अब आप राणा साहब आप ये बताएं, वैक्सीन कौन दे रहा है? फेडरल गवर्नमेंट। एक्सपो सेंटर किसका? फेडरल गवर्नमेंट का। मैनेज करने की बात थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। 18वीं तरमीम के बाद अगर हम डायरेक्ट चले जाए तो नाराज हो जाते। तो वो ऐसी नाहल कि जो मैनेज नहीं कर पा रही। मोबाइल अस्पताल लॉन्च कर दिए हैं, आज की ही खबर है कुछ देर पहले की। मोबाइल अस्पताल शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके वहां पे लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, तो ये भी तो एक खुशाइंद इकदाम है। देखिए, मोबाइल अगर लॉन्च कर दिया गया है, मोबाइल ऐप जिसे कहते हैं कि गाड़ियों के साथ लॉन्च करें, तो अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन इन्हें होना क्या चाहिए था? द मोमेंट दे हैव अनाउंस कि कंप्लीट लॉकडाउन करेंगे, इसके साथ इन्हें वैक्सीनेशन 3 करोड़ की आबादी है, वैक्सीनेशन सेंटर को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना चाहिए था। लेकिन अगर 5, 6, 8 अगर वैक्सीनेशन सेंटर रखेंगे तो सूरत हाल क्या होगी जो आज नजर आ रही है। आपने देखा कि लोगों एसओपीएस की धज्जियां बिखेर दी गई। होना क्या चाहिए था? जब आप कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान करने जा रहे थे तो साथ साथ आपको क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाना चाहिए था। नंबर 2, वेंटिलेटर को इजाफा करना चाहिए था। आपको ऑक्सीजन बेड का इजाफा करना चाहिए था। आपको कोविड वार्ड्स के इजाफा करने चाहिए थे। अब आप देखें कि यहां पर कुछ काम नहीं हुआ, यानी कि जो असल काम है, जो डॉक्टर जिसपे मशवरा दे रहे हैं, इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं होती है। सारा जोर, सारा नजला किस बात पे? कंप्लीट लॉकडाउन पे। और कंप्लीट लॉकडाउन, जैसे मैंने कहा कि द मोमेंट कंप्लीट लॉकडाउन का ऐलान होता है, उसी दौरान चीफ मिनिस्टर हाउस में ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाती है। कौन से इलाकों में कौन से एसएचओ लगेगा, कौन से इलाके में कौन से असिस्टेंट कमिश्नर लगेगा, कौन से इलाके में डिप्टी कमिश्नर लगेगा। इस दौरान देखिए कितनी तब्दीलियां हुई हैं। ये समझती है कि कराची और हैदराबाद को एमक्यूएम का घर होने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और दूसरा, आज जितना खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर वज़ीर-ए-आज़म कहें हमें तो हम कराची शहर खुलवा देंगे। क्या आप कराची शहर खुलवाने जा रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा अपने सपोर्टर, अपने वोटर और अपने अवाम के साथ खड़ी रही है। कराची का ताजिर बज़िद है कि वो कारोबार उनका पिछले 1.5 सालों से तबाह बर्बादी की तरफ जा रहा है और उसको कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। घरों में फाका कशी शुरू हो चुकी है। यस, एमक्यूएम पाकिस्तान अपने ताजिर बिरादरी के साथ खड़ी है, अपने सनतकारों के साथ खड़ी है। जब भी ये फैसला किया गया, मेरा ख्याल है ताजिर बिरादरी ये फैसला करेंगे और वजीर आजम की आशीर्वाद होगी तो इंशाअल्लाह ताला एमक्यूएम पाकिस्तान कराची, हैदराबाद, सक्खर को खुलवा के दिखाएगी। अमीनुल हक साहब, एक बड़ा तबका था ताजिरों का जिसने बायकॉट किया, जिसने कहा हम नहीं मानते, लेकिन आप ये देखें कि गुज़श्ता 5 दिनों में तमाम कारोबारी मराकज़ बंद भी तो रहे हैं ना। देखें, एमक्यूएम पाकिस्तान अपने ताजिरों को संभाल के आगे चल रही है। हम अभी कन्फ्रंटेशन में जाने से अवॉइड कर रहे हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज असेंबली में भी इस पे आवाज़ उठाई गई है। हम जिसे कहते हैं कि वो तमाम जमहूरी और कानूनी तरीक़ेकार को अपना रहे हैं। और आज हम, मेरा ख्याल है, एक फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची के, हैदराबाद के तमाम ताजिर नुमाइंदों के साथ मिलकर किया है। और अगर फिर भी ये मैं समझता हूं कि अगर सूबाई हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंगती है, कोई मुस्बत फैसला नहीं करते हैं, कराची को आफतज़दा करार नहीं देते हैं, कराची के यूटिलिटी बिल्स को माफ़ नहीं करते हैं, कराची के ताजिरों को सॉफ्ट लोन नहीं देते, तो मैं समझता हूं यस, एमक्यूएम पाकिस्तान अपना आईनी, कानूनी, जमहूरी हक को इस्तेमाल करते हुए रोडों पर आने पर और कारोबार को खुलवाने पर भी मेरा ख्याल है कोई दरेर नहीं करेगी। क्या आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इस हवाले से बात की जो आज खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ऐलान किया कि अगर वज़ीर-ए-आज़म कहें, क्या आपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब कराची या हैदराबाद के हालात देखें और उनको खोलने के लिए कोई अहकाम जारी करें या हमें कहें, या उनसे कोई मदद मांगी? देखिए, फेज़ 1 के स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए। यस, पीटीआई यानी वफाकी हुकूमत और एमक्यूएम पाकिस्तान एक पेज पर है। हाँ,
दूसरी जो बात है कि क्या हमें ताजिर बिरादरी के साथ खड़े होकर उनके आवाज से आवाज मिलानी चाहिए। मैं समझता हूँ पीटीआई भी हो या वफाकी हुकूमत भी हो, वो भी यकीनन इस बात को मुस्बत तौर पर लेती है। फाइनल फैसला करने से पहले यकीनन हम समझते हैं कि हम वज़ीर आज़म को एतमाद में लेंगे, उनके कान में ये बात बिल्कुल डालेंगे और फिर हम आखिरी हद तक जाने के लिए भी तैयार है। कब तक फाइनल फैसला कब तक ले रहे हैं, कितने दिन मजीद दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को? मैं समझता हूं कि एमकेएम की राब्ता कमेटी हाईएस्ट फोरम है। एमकेएम की राब्ता कमेटी रोजाना की बुनियाद पर सूरत हाल को मॉनिटर कर रही है, रोजाना की बुनियाद पर ताजिर बिरादरी से। ताजिर बिरादरी की मैं बात करता हूं तो कराची की तमाम ताजिर अंजुमनें इसमें शामिल है। हमारी ख्वाहिश होती है कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी ऑन बोर्ड लें। हमारी ख्वाहिश है कि कोरंगी एसोसिएशन हो, साइट एसोसिएशन हो, फेडरल बेरी एसोसिएशन हो, इनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए और इसके बाद कोई भी चीजें मैं समझता हूं कि अगले चंद दिनों में हतमी फैसला जरूर कर लिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ही कोई ऐसा फैसला किया जाएगा जिससे अवाम का इस्तेहसाल ना हो। अमीनुल हक साहब, आगे बढ़ते हैं, सियासत पे कुछ बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अज़्म रखती है कि सिंध के अंदर वो काम करेगी जिस पर तवज्जो ज़्यादा नहीं दी गई। अब आप ये देखें कि कराची में से सबसे ज़्यादा नशिस्तें थीं और वो नशिस्तें एमकेएम की कुछ पीटीआई के हक में गईं। अगर मजबूत होती है सिंध में पीटीआई तो क्या आप ये नहीं समझते कि नुकसान उससे एमकेएम को भी होगा? हाँ, देखिए, असूली तौर पर मैं समझता जमहूरी तरीक़ेकार के ऐन मुताबिक तमाम सियासी पार्टी को तमाम सूबे तमाम शहर में काम करना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में और केपी में जाकर भी मेरा ख्याल है जलसे भी करती है, मुजाहरा भी करती है, तनकीद भी करती है। तो अगर पीटीआई अगर अंदरूनी सिंध में आकर या कराची में आकर कोई जलसा करती है तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक बात है कि एमकेएम कमज़ोर होगी, देखिए मेरा ख्याल है कि राना अज़ीम भाई आप की गहरी नजर सियासत पर होती है और आपको इस बात का पता है कि 2018 के इलेक्शन में एमकेएम पाकिस्तान की 5 कौमी असेंबली की सीटें ऐसी थी जिसे 300 वोट से लेकर 3000 वोट से हराया गया और फिर उन पर किसी तरीके पे रिकाउंटिंग भी नहीं हुई और आज भी वो तमाम चीजें अपनी जगह पर जिसे कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे मौजूद है। एनीवे, उसके बाद आपने देखा कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए महासभा मलीर के और बल्दिया को छोड़ के, तो एमकेएम ने हमेशा कामयाबी हासिल की है, चाहे वो सीबीएस के इलेक्शन उसमें भी कामयाबी हासिल की है। मेरा ख्याल है तमाम पार्टी अपना बिल्कुल काम करें, लेकिन चूंकि एमकेएम पाकिस्तान पिछले 3 दहाइयों से कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह में मौजूद है और वहां से हमेशा सीटें जीतती चली आ रही। क्यों? क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान अपने वोटर के आवाज से आवाज मिलाकर खड़ी होती है, उनके दुख दर्द में शरीक होती है और उनके सेंटिमेंट के मुताबिक आगे बढ़ती है। तो मैं और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस बात को इल्म है कि 2013 से लेकर 2018 तक जो मार एमकेएम को पड़ी, इसके बावजूद भी एमकेएम पाकिस्तान पूरी तंजीम अपनी जगह पर खड़ी है, मौजूद है और आने वाले बल्दियाती इलेक्शन है, बल्कि अब से चंद दिनों के बाद आप देखेंगे कि कराची, हैदराबाद में कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन बल्कि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। आपको नजर आएगा कि एमकेएम वादा बर तरीके से इंशाअल्लाह जीतेगी और ये साबित करेगी कि अर्बन सिंध में एमकेएम पाकिस्तान इज अ सिंगल लार्जेस्ट कहना है, अहम वज़रा का कहना है कि अगर एमकेएम ने खिलाफ वर्जी की, ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाने की कोशिश की तो हम फिर कानून को हरकत में लाएंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी और फिर सब कुछ होगा। तो क्या एमकेएम इसके लिए तैयार है? राना अजीम भाई, मैं समझता हूँ कि एमकेएम के टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक गिरफ्तारियां, छापे, जुल्म सितम मेरा ख्याल है कि माजी में भी होता रहा है और गिरफ्तारियों से कभी भी एमकेएम की क़यादत नहीं डरी है। एक क़यादत पे मेरा ख्याल है कि अगर देखेंगे तो 8-8, 10-10, 20-20, 25 मुकदमात कायम है और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ इन तमाम मुकदमात से बरी भी होते चले जा रहे हैं। तो एमकेएम यस कराची के अवाम के साथ, हैदराबाद के अवाम के साथ उनकी आवाज़ में लाकर खड़ी होगी और अगर किसी भी मौके पर अवाम के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूँ कि अवाम खुद उसका जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। अवाम जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। बहुत शुक्रिया अमीनुल हक साहब इस हवाले से देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी उमूर पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
अपना बयानिया जो सेट कर चुकी है वो मफाहमत का होगा या मज़ाहमत का होगा। अब ये जो 6 मगोइयां चल रही हैं जिसकी आए दिन तरदीद होती है, कभी शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, कभी दीगर रहनुमाओं की जानिब से। अब शहबाज शरीफ साहब का ये कहना कि आगे बढ़ने की जरूरत है और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब का उसको खुश आइंद करार देना, माजी को भुला के आगे बढ़ा जाए। ये एक सवाल है कि माजी में क्या कुछ भुलाना होगा, जो केसेस हैं उन पर क्या बात होगी, उस पर नून लीग क्या सोचती है, वफाकी हुकूमत क्या सोचती है, क्या ऑपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के आइंदा का मुस्तकबिल सेट कर सकती है, ईवीएम पे बात हो सकती है, होगी तो किन शराइत पर होगी या शराइत के बिना होगी। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक साहब ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि माजी को भुला के आगे बढ़ा जाए। अब आगे बढ़ने के हवाले से क्या पार्लियामेंट के अंदर ही सारी तगोदो करेंगे आप, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेंगे, सेटिंग्स करेंगे, या फिर रोड की सियासत भी होगी अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया यासिर राजा, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, जहाँ तक आप बयानिए की बात कर रहे थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सिर्फ़ और सिर्फ एक बयानिया है, और वह बयानिया ये है कि आइन की बालादस्ती इस मुल्क में होनी चाहिए। इस मुल्क के अंदर इदारों को हमें मजबूत करना चाहिए। इस मुल्क के अंदर इदारों को अपने दायरे कार के अंदर रह कर काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो आप यहाँ पे 2 बयानिए की बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से बयानिया तो एक है, उसको अप्रोच किस तरह से करना है, उसके तक पहुँचना किस तरह, उन तरीक़ेकार में ज़रूर फ़र्क हो सकता है। जो आपने देखा है शहबाज साहब की और जो लोग मरीम साहिबा की जो मज़ामत और मुफाहमत की बहस है उसकी तरफ जो आप इशारा कर रहे हो। अब जहाँ तक ये मामला कि जी इस मुल्क को आगे किस तरह चलाना है, तो मेरी भी ज़ाती तौर पे ये राय है कि जिस तरह से ये मुल्क पिछले 2.5-3 साल में चलता हुआ हमने देखा है, जिस किस्म की नफ़रतें यहाँ पे बोई गई हैं, अब ये मुल्क उस तरह से आगे नहीं चल सकता। तो इस चीज़ को बेहतर करने के लिए, इस मुल्क के अंदर वो बुनियादी इस्लाहात लाने के लिए जो यहाँ पे ज़रूरत है, आपको ये नफ़रतें कम करनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको जो अपनी पास्ट से सबक सीख के आगे चलना पड़ेगा। इसीलिए बार बार आपको याद होगा जो एपीसी की कॉन्फ्रेंस भी हुई पीडीएम का इत्तेहाद बनाने से पहले, उसमें एक बात जो बार बार आपने सुनी वो ये है कि ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, जिसके अंदर ये पता चला जाए कि किन लोगों ने अपने दायरा कार से बढ़ के यहाँ पे कोई ना कोई काम किया, ताकि अगर हम उनको सजा नहीं दे सके तो कम से कम उनको हिस्ट्री के अंदर उनका नाम तो इस तरह से याद रखा जाए ना, ताकि आइंदा कोई बंदा इस किस्म की गलती करने की कोशिश ना कर सके। तो ये वो सोच है जिसके ऊपर हम आगे चलना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। उसको आप जो मर्जी जिस पैराए में देखना चाहते हो आप देख सकते हो। अली परवेज मलिक साहब, पीडीएम एक बनी, एक थी पीडीएम जी, अब यही कहा जा सकता है एक थी पीडीएम। पीडीएम ने जलसों का ऐलान किया, ऐलान के बाद जलसे कैंसिल होना शुरू हो गए। कराची का जलसा दूसरी दफा मुलतवी कर दिया गया, कोरोना या कोई और मामला, और क्या पीडीएम है? देखें राना साहब, आप मेरे से कहीं ज़्यादा समझदार हैं, आप इन चीज़ों को साल हाँ साल से फॉलो करते आ रहे हैं। मैं आपसे एक बुनियादी सवाल करता हूं कि जी कोई भी अगर इत्तेहाद हो जिसको हम लेके आगे चलना चाहते हैं, उसकी बुनियाद किस चीज़ के ऊपर होती है? क्या इत्तेमाद के ऊपर नहीं होती? तो मुझे बताएं इस इत्तेमाद को किसने ठेस पहुँचाई है और किसने पीडीएम को कमज़ोर किया है? बल्कि मैं इस हद तक कहूँगा कि खाली पीडीएम को कमज़ोर नहीं किया, पर उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आज की जो हुकूमत है उसको बेनिफिट दिया है। तो ये चीज़ें तो लोग बखूबी जानते हैं कि किसने अपना रोल दिया। मौलाना साहब ने दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया, किसने दिया? देखें राना साहब, बात इस तरह से है कि आपका जब कोई इत्तेहाद होता है, इसमें फ़र्क जो आपकी पार्टियां होती हैं वो फ़र्क अपनी राय तो रख सकती हैं। जिस तरह से आपने इस्तीफ़ों के ऊपर देखा, हमारा पीपल्स पार्टी से कोई गिला नहीं किया, उनका एक इस्तीफ़ों के ऊपर एक डिफरेंट अप्रोच थी। इसीलिए लॉन्ग मार्च की जो अपने फैसला था उसको हमने डेफर कर दिया था कि जब तक कंसेंसस डेवलप नहीं होता। क्योंकि देखें, लॉन्ग मार्च अगर आप करते और उसके बाद वो इख्तिताम किसी चीज़ के ऊपर ना होता, उसका क्लाइमेक्स कोई ना होता और आप लॉन्ग मार्च करके घर चले जाते, तो इस सारी की सारी एक्सरसाइज का मकसद कोई नहीं था। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मैं सिर्फ राना साहब का जवाब देता जाऊं। यहाँ से बात इस तरह से है कि जब आपने इस इत्तेहाद में ये फैसला कर लिया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को हम इस्लामाबाद से सेंटर इलेक्ट करवाएंगे, तो सबने उनको वोट दिया ना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सबसे ज्यादा वोट थे उनके पास नेशनल असेंबली में, एक वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को इलेक्ट करवाने में कास्ट हुआ। उसके बाद क्या मामला तय हुआ था? यही तय हुआ था ना कि सेनेट के चेयरमैन का कैंडिडेट यूसुफ रजा गिलानी साहब होंगे, डिप्टी चेयरमैन का कैंडिडेट जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के ग्रुप से
होगा और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन सेनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा। तो राना साहब आप मुझे बता दें, क्या हमारा एक वोट भी आगे पीछे हुआ इस किसी भी एक्सरसाइज के अंदर? तो उसके बाद जब हमारे ओहदे की बारी आई तो आप जाके हुकूमती इत्तेहाद से या बाप पार्टी से वोट लाके अपने कैंडिडेट को इलेक्ट करवा लें, तो इसके बाद आप कहते हैं कि जी आपके तमाम मौक़िफ़ मान लिए जाएं, ये बुनियादी निकात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने ठेस पहुंचाई, इसको मान लिया जाए, तो फिर अब क्या अवामिल इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में उसी के साथ मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने जा रहे हैं, तो क्या अब भी आप माजी को बुला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं? यासिर, बात इस तरह से है कि पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन की बेंचेस के ऊपर कौन कौन बैठा है इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमने हर मौके के ऊपर अपना एक आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे पुट अप किए। आप खुशाब का इलेक्शन देख लें, आप सियालकोट में देख लें, हमने अपनी पार्टी की जो पहचान है, जो अपनी पार्टी की एग्जिस्टेंस है, उसके मुताबिक अपना कैंडिडेट पुट अप किया है। पर वहाँ पर अगर दूसरी पार्टियों का कोई कैंडिडेट जीत के आ जाता है तो मुझे बताएं, शहबाज शरीफ की अपनी जिम्मेदारी को एक्सरसाइज वहाँ पर ना करें, उनको साथ लेके कैरी करके हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश ना करें। अगर हम बिल्कुल ही तितर बितर हो जाएंगे तो उसके बाद तो उनको आसानी से आपको पार्लियामेंट के अंदर भी आपको एक फ्री राइड मिलती हुई नजर आएगी। मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। मैंने पूछा था क्या आपकी मुत्तहिदा अपोजिशन है? देखें, जो पीडीएम का इत्तेहाद है वो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर कायम है और इंशाल्लाह आप देखेंगे जिस तरह क्यों कैंसिल कर रहे हैं? देखें, अब हमारी उसके ऊपर लीडरशिप की जो आपने देखा है कि इस इलेक्शन की कैंपेन से जब बाहर रहे हैं तो मरियम नवाज साहिबा खुद कोविड का शिकार हुई हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी तबीयत ठीक नहीं थी। अब जिस तरह से ये कोरोना की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है तो आप देखेंगे ये सिलसिला एक दफा फिर शुरू हो जाएगा। परवेज भाई, आपने कोरोना पे लाहौर में जलसा किया, आपने कोरोना में बाकी जगहों पे जलसा किया, तो अब ये कोरोना की कौन सी ऐसी शक्ल आ गई कि अब आप कोरोना में जलसा नहीं करना चाहते? देखें राना साहब, आपके सामने है कि हमारी लीडरशिप खुद उसके साथ अफेक्टेड है। तो जब लीडरशिप अवेलेबल होगी तो ये तहरीक को आपने पार्लियामेंट के बाहर और पार्लियामेंट के अंदर देखें, दोनों के अंदर जिम्मेदारियां और किरदार फर्क है। पार्लियामेंट के अंदर शहबाज शरीफ साहब को सारे लोगों को साथ लेके हुकूमत की पार्लियामेंट के अंदर टफ टाइम देने की कोशिश करनी पड़ेगी। जहां तक हमारी आइन की बालादस्ती के लिए, सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए, इदारों को मजबूत करने के लिए जो तहरीक है जिसने पार्लियामेंट से बाहर चलना है, उसमें जिस तरह से पीडीएम की क़यादत फैसला करेगी इस तहरीक को आगे किस तरह लेके चलना है, तो हम उनके पीछे लबैक कहेंगे, जिस तरह से आपने पहले भी देखा है। तो मलिक साहब, आप ये समझते हैं कि रहनुमाओं का गोल एक है, तर्ज सियासत मुख्तलिफ हो सकती है, तो पार्टी कारकुनान जो हैं उन्हें तर्ज सियासत किसका बेहतर दिखाई देता है, शहबाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज साहिबा? देखें यासिर, बात इस तरह से है कि हमारी पार्टी के अंदर जो कायद हैं और अनचैलेंज्ड कायद हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब हैं। मेरा भी कोई ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब का अपना ओपिनियन है, मरियम साहिबा का अपना ओपिनियन है। जब ये मशावरत कंप्लीट हो जाती है तो इसके बाद ये सारे के सारी चीज़ मियां नवाज शरीफ साहब के पास चली जाती है और वो जिस तरह से बेहतर समझते हैं, आफ्टर ड्यू डिलिबरेशंस फैसला करते हैं, तो सारी की सारी पार्टी जो है उनके पीछे मुतहद है और इंशाल्लाह उनके पीछे लब्बैक कहेगी। जिस तरह से आपने पहले भी देखा है कि इन्होंने बेपनाह कोशिश कर ली है, हमारा एक एमएनए नहीं टूटा, हमारा एक एमपीए नहीं टूटा, जहां पे हमारी क़यादत जाती है। अब देखें, लोग अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद किनारा कशी इख्तियार कर ली। आप मुझे बताएं कि मरियम साहिबा की जो आज़ाद कश्मीर में ड्यूटी लगी थी, क्या पार्टी की सदर की मशावरत के बगैर, उनकी रजामंदी के बगैर ये हो सकती थी? तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, लोगों को, आवाम को कंफ्यूज करने के लिए कि जी इनके अंदर तो अपना खींचातानी शुरू हो गई है, इसलिए लोगों को घबराने के लिए, हमारे लोगों को कमजोर करने के लिए इस किस्म की बातें चलाते हैं। हमारी पार्टी का एक ही लीडर है जो मियां नवाज शरीफ है, जो वो फैसला करेगा वो हतमी होगा और सारी पार्टी उसके पीछे बशमूल शहबाज शरीफ साहब लब्बैक कहेगी। एक आखिरी सवाल मलिक साहब, सिंध के अंदर लॉकडाउन का फैसला हो चुका, सिंध में लॉकडाउन जारी है। आज वहाँ के तमाम ट्रेडर्स ने, तमाम जो ताजर थे, उन्होंने कहा है कि हम किसी सूरत में कबूल नहीं करेंगे, यहाँ हमें आफसदा इकरार दे दिया जाए, पैसे दिए जाएँ। क्या आप लॉकडाउन की हमायत करते हैं? देखें राना साहब, मैं किसी वबा की सूरत हाल के ऊपर किसी किस्म की सियासत नहीं करूँगा। देखें, पहली तो बात आपको समझने की ज़रूरत है कि हम इस दौराए पे किस तरह से पहुँचे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए पहुँचे हैं कि हमने शुरू में जो अपना वैक्सीनेशन की एक्सरसाइज थी उसको बहुत स्लो रखा। आज असद उमर साहब की काविशों से और इसी हुकूमत की काविशों से ना, अब 10 लाख बंदा रोज़ का वैक्सीनेट करें, क्या हम ये काम पहले नहीं कर सकते थे? क्योंकि हमने नहीं किया। अब सिंध की जो सूरत हाल है वहाँ पर यह है कि हस्पतालों के अंदर गुंजाइश
ही नहीं रहेगी। अगर अस्पतालों के अंदर गुंजाइश नहीं रहेगी तो आपने इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को किस तरह तोड़ना है। लॉकडाउन के अलावा मेरे जहन में तो कोई बात उसकी समझ में नहीं आती, कोई और उसका हल समझ नहीं आता। पर जो राणा साहब आपने जो बात की है बिल्कुल ठीक है कि जो हुकूमत लॉकडाउन लगाती है उसको लोगों की माशी तकलीफ का भी एहसास होना चाहिए। उनको चाहिए कि लोकल टैक्सेस के अंदर या और किस्म की चीजों के अंदर उनको सहूलियात दें ताकि इस तकलीफ को इक्वली सारी क्लासेस शेयर करके इस मुश्किल से बाहर निकल सके। पर मेरी गुजारिश ये होगी कि मैं इस वबा पे किसी किस्म की ना सियासत करूंगा ना किसी जिंदगी के ऊपर भी नहीं चाहिए। अगर मुश्किल फैसले हुकूमत कर रही है तो मुआशी सूरत हाल का भी इदराक होना चाहिए, इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। बस सूरत दीगर ये मुश्किल फैसले जो हैं वो भी मुश्किलात में मुब्तला कर सकते हैं और अवाम का इस्तेसाल भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन बात करेंगे केपीएल के हवाले से। कश्मीर प्रीमियर लीग जो है जिसका 3 दिन बाद आगाज होने वाला है, भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया, दुनिया भर से जो गैर मुल्की खिलाड़ी थे जो केपीएल में आना चाहते थे उनको रोकने की कोशिश की गई, उन्हें धमकियां दी गई कि आइंदा के बाद आपको आईपीएल में आने की इजाजत नहीं होगी, भारत का वीजा आपको नहीं मिलेगा। आईसीसी में एक करारदाद पेश की गई जो करारदाद मुस्तरद हो चुकी है। आज वजीर खारजा ने यह सवाल उठाया है कि भारत केपीएल से खौफजदा क्यों है। तो भारत की जानिब से यह प्रोपेगेंडा क्यों किया गया? खेल को सियासत से बाला होना चाहिए। भारत ने ऐसे हथकंडे आजमाए हैं कि जिससे केपीएल को मुतनाज़े बनाया जाए, लेकिन कुछ लोग यह भी राय रखते हैं कि जितनी केपीएल की बात होगी भारत ने ही इसको ज्यादा प्रमोट करने में किरदार अदा कर दिया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केपीएल चौधरी शहजाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों साहिबान का इस हवाले से वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। सरफराज नवाज साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। इस वक्त केपीएल को लेकर भारतीय एजेंडा जो है उस पर आप क्या राय रखते हैं कि भारत जिसने दहाइयों से खेल को परागंदा करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ फॉरम्स के ऊपर आईसीसी में जाके अपनी एक लॉबी बनाने की कोशिश की, और अब केपीएल को लेकर हालिया इकदाम, इसकी मजम्मत किन अल्फाज में करेंगे? देखें, बहुत ही गंदा इकदाम किया भारत ने, और क्रिकेट जो है इसको फ्री रखना चाहिए था सियासत से। इससे पहले भी भारत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी थी शाहजहां के वक्त में सीरीज खेलने के लिए, लेकिन लास्ट मिनट में भारत ने गंद डाला और सीरीज नहीं हुई। और मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत खामोशी इख्तियार की हुई है, और उनका जो वसीम खान है, इन्होंने इमरान खान को बड़ी चीज़ें बताई थी कि हमारे आईसीसी में बड़े रिलेशन है, तल्लक है, और हम हर किस्म का काम करवा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा इमरान खान को धोखा दे रहे हैं। ये इनको चाहिए था कि पूरी दुनिया के जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, एसोसिएट मेंबर्स हैं जो क्वालिफाइंग करती हैं, उन सब का एक सेमिनार कराते फौरी तौर पर। अगर पाकिस्तान में कोरोना का मामला था तो यूएई में कराते, इंग्लैंड में कराते, इस तरह की चीज़ें इनको करनी चाहिए थी, और वहाँ कश्मीर का मामला उजागर करते। उसके बाद दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को चाहिए था कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहाँ अपना प्रोटेस्ट करते, अपना इंडिया के अपना जो फॉरेन ऑफिस है वहाँ पे ये एम्बेसीज हैं। और उसके बाद तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जैसे इंग्लैंड में लाल बसें हैं, रेड बसें, जिस तरह अराउंड द वर्ल्ड बड़े बड़े इश्तहारबाजी करते बसों पे लगा के, और इंडिया को एक्सपोज करते कि इंडिया ने कश्मीर लीग के ऊपर क्या गन डाला है। इस तरह देखें, इससे पहले पार्लियामेंट के अंदर इंग्लैंड में जो 3 बड़े बने हुए थे क्रिकेट बोर्ड में, आईसीसी में, उसको कंडेम करके ख़त्म करवाया। और इनको चाहिए था कि पार्लियामेंटेरियन जो इंग्लैंड से कश्मीर में गए हैं उनसे भी रब्ता करते। अब आप देखें कश्मीरी खुद ही इंग्लैंड में बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त कहा है, तुमसे रब्ता करते सब कुछ होता है। चलिए शहजाद साहब, पहले तो मुबारक आपको कि कश्मीर प्रीमियर लीग शुरू होने से पहले कामयाब हो गई, इंडिया ने इसे कामयाब करवाने में अहम रोल अदा किया। और दूसरी मुबारकबाद आपको ये कि वाकई कश्मीर प्रीमियर लीग के पीछे बहुत सी चीज़ें हैं कि कश्मीर का नाम हर जगह था, मज़ीद होगा। अब आप इन भारतीय प्रोपेगेंडे के ख़िलाफ़ क्या करने जा रहे हैं? किन किन ममालिक की टीमों ने ऐसे राब्ते कर लिए हैं? कितने ऐसे
लोग इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, खिलाड़ी, गैर मुल्की खिलाड़ी जो इस प्रीमियर लीग में आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने कश्मीर प्रीमियर लीग को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवा दिया। हमारे एक दोस्त से डिस्कस हो रही थी कि वो कह रहे कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है, वहाँ पे इस वक्त केपीएल के बारे में चर्चा है। और उन लोगों को जिनको केपीएल के बारे में नहीं पता था, तो वो तवज्जुह से इंडिया के उनको भी पता है कश्मीर प्रीमियर लीग क्या है और कश्मीर का मसला क्या है। तो कश्मीर का जो नैरेटिव था उसमें क्रिकेट के अंदर जो हम रोल प्ले कर रहे थे उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। मुझे अफसोस साथ कहना पड़ता है कि कश्मीर के नाम पे जब भी एक कुछ आवाज उठती है, चाहे वो सियासत के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी गेम के हवाले से हो या किसी भी कश्मीरी बच्चे के या प्लेयर के हवाले से हो, तो कश्मीर के पेट इंडिया के पेट में रोड होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको याद हो कि हमारी हिस्ट्री के अंदर आईसीसी ने 2 ऐसी कंट्रियों पर बैन लगाए थे, एक श्रीलंका थी तो जिम्बाब्वे, कि जिनकी जो बोर्ड थे वो सियासत को इसके अंदर इन्वॉल्व कर रहे थे गेम के अंदर। तो मेरी भी आईसीसी से दरख्वास्त है कि जिस तरह का इंडिया का रोल है इस पे भी इसको पाबंदी लगानी चाहिए। देखिए जी, हम एक पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हमारे दिल बहुत बड़े हैं। बिल्कुल शाहजाद साहब, मुझे ये बताइएगा गैर मुल्की खिलाड़ी कितने आ रहे हैं? अच्छा, हमारे पास इस जो पूरे स्क्वाड में 6 गैर मुल्की जो हमारे खिलाड़ी फॉरन प्लेयर्स आ रहे थे, 4 तो बाइकाट करके अब 2 प्लेयर्स हमारे पास आ रहे हैं जो कि दिलशान है, वो कल आ जाएंगे और परसों हमारे पास अशर गिब्स आ जाएंगे। तो चौधरी शहजाद साहब, ये कहिएगा कि आपने कितने खिलाड़ियों से राब्ता किया था? गैर मुल्की खिलाड़ी जो थे, ये 6 तो वो थे कि जिनसे आपने फाइनल कर ली बात, लेकिन उससे पहले कितने खिलाड़ियों से राब्ता किया और कितने खिलाड़ियों की जानिब से ये कहा गया कि हम पे इंडिया का प्रेशर आ जाएगा? और सब देखें जी, हमारे पास नंबर लिस्ट बहुत बड़ी थी, मोर देन 20 हमारे पास प्लेयर्स थे जिनको हम अपने ड्राफ्ट में ऐड किया था, जिसके अंदर 6 सिलेक्ट हुए थे। अब डेफिनेटली जो सिलेक्ट हुए थे तो इंडिया तो उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। जब ने कुछ टाइम हमारे पास आया, जब उनको वीजा प्रोसेस करवाया गया, तब उन्होंने ये हमारे साथ बिनौना खेल खेला। तो वो जो 4 डेफिनेटली हमारे ड्राफ्ट का हिस्सा थे, 6 टीमें हमारे पास हैं, तो जिसके अंदर से 4 ने इनकार कर दिया। वो इंडिया के टेंशन और जो प्रेशर था उसको सस्टेन नहीं कर सके। सरफराज नवाज साहब, आपकी बड़ी गहरी नज़र, आपने भारत को हराया भी और आपने हमेशा भारतीय इक़दामात जो क्रिकेट के खिलाफ होते हैं उस पर बड़ी आवाज़ उठाई। भारत के अंदर रोज़ाना कोई ना कोई क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, कभी कोई चीज़ हो रही है, सरेआम वहाँ पे जुआ होता है, खिलाड़ी बिकते हैं, जुआ खेला जाता है, पकड़े गए हैं उनके खिलाड़ी, मगर इसके बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये इस पर खामोश क्यों है? उस पर पाबंदी नहीं लगती और बाकी जगहों पे सब कुछ होता है। इनका जो प्रेसिडेंट था आईसीसी का, जो वो कई सालों से इंडियन क्रिकेट बोर्ड से आया हुआ था और वो इंडिया को हर जगह प्रोटेक्ट करता था, लेकिन पाकिस्तान में जब ये सेठी साहब थे, इन्होंने इंडिया को तस्लीम किया हुआ था और 3 बड़ों के जो इन्होंने एक बनाया था, मुआहदा किया था, ये पाकिस्तान ने तस्लीम किया, इसलिए वो बड़े आगे निकल गए थे। अब ये देखें, इंडिया समझता है कि वो पैसा आईसीसी को ज़्यादा देता है इस चीज़ों के ऊपर, और पाकिस्तान का जो एहसान मानी और वसीम खान ने जो इमरान खान को ये चीज़ें दिखाई थी कि हमारे बड़े रिलेशन है और हम हर किस्म का काम साहब, इंडिया ने जो, आप मुझे ये बताएं, भारत ने जो हरकत की है, जो क्रिकेटर्स को रोकने की कोशिश की है, जो उन्हें धमकियां दी हैं, जो उन्हें ब्लैकमेलिंग की है, क्या इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखें, आईसीसी का मैं वही ये कह रहा हूँ ना कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था कि इनका अपना क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज और एसोसिएट मेंबर जो हैं, इनका सेमिनार बनाते, यूएई में बुला लेते अगर पाकिस्तान में कोरोना है तो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, खामोश बैठे हुए हैं। और तमाम फॉरेन ऑफिस को, जैसे मैंने कहा कि एम्बेसीज को राब्ता करना चाहिए था कि पूरी दुनिया में कश्मीर पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो इस पे बड़ा बोल रही है, पाकिस्तानी हुकूमत के हर वजीर इस पे बोल रहे हैं और इंटरनेशनल राब्ते भी हो रहे हैं, क्या आज खुद इसको इस पे नोटिस नहीं लेना चाहिए था? नहीं, देखें, ये मुल्क के अंदर बोल रहे हैं ना, मुल्क के बाहर कौन बोल रहा है? मैं तो पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं वहां मैं कहता हूँ शोर मचाएं, वहां की जो बसेज हैं सरकारी, उनके ऊपर बड़े बड़े पोस्टर लगाएं, कश्मीर का उसको उजागर करें, यूएनओ में ये चीज ले जाएं, और उसके बाद जो पार्लियामेंटेरियन है हर मुल्क के, वहाँ अपना इन्फ्लुएंस करके वहाँ ये चीज को उजागर करें। और मैं कहता हूँ सुनहरी मौका है कश्मीरियों के लिए
कि कश्मीर को आवाज उठाने का ये सुनहरा मौका है। चौधरी शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि इंडिया के इस प्रोपेगेंडे के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी किस हद तक मुआवनत की, और क्या इंडिया के इस इकदाम के बाद आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में जाएंगे कि इस तरह के इकदामात खेल से बाहर होने चाहिए? जी, बहुत अच्छी आपने बात की। असल में देखें जी, हमारा स्टांस कश्मीर के बारे में सारी पार्टियों को एक ही है। कश्मीर के जब नाम आते हैं तो सारी पार्टियां एक ही प्लेटफॉर्म पे होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इमरान खान साहब की, पूरी गवर्नमेंट का, HA गवर्नमेंट का, अपने सारे अदारों का, कि उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और दे रहे हैं। और डेफिनेटली जी, इस इकदाम का ICC पे हमें बल्कि प्रेशर रखना चाहिए कि इंडिया के इस घनौने जो किरदार है सब जो पे कर रहा है उसका एक्शन लें और उनको तंबी की जाए, बल्कि क्या तंबी करेंगे उन पर भरपूर एक्शन लेना चाहिए ताकि वो आइंदा इस किस्म की चीजें पाकिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में भरपूर एक्शन लेना चाहिए। और भारतीय हुकूमत को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के इकदामात से जगहसाई होती है, ये तौक गले में ज्यादा सख्त हो जाता है अगर इस तरह के इकदामात मुस्तकबिल में भी लिए जाते रहे। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब और चौधरी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इस पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुल्क की सियासत के साथ साथ आज़ाद जम्मू और कश्मीर के हालात पे भी बात करते हैं, जहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर तो मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कागजात नामजदगी वज़ीर आज़म के लिए जमा नहीं करवाए जा सके। असल वजूहात हैं क्या? इसके आगे बढ़ती हुई जो कैफियत है, ये कश्मीर की सियासत पर किस हद तक असरअंदाज होगी? इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार और एंकर पर्सन मुबशर लुकमान साहब ने। मुबशर लुकमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुबशर लुकमान साहब, ये जो कश्मीर की सियासत है, इसमें आपको क्या लगता है कि वज़ीर आज़म के नाम का फैसला करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर क्या कोई दबाव है या वो डिले किसी और वजह से कर रही है? पहली बात तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। दूसरी बात आपको बताता हूँ, डिले इसकी करें कि 3 लोग फेवरेट्स हैं जी वजारत की बात में। बैरिस्टर सुल्तान साहब भी हैं, फिर वो सरदार तनवीर साहब भी हैं, फिर वो राय साहब भी हैं। सरदार साहब पैसे लगा रहे हैं, बैरिस्टर साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं, और तीसरे जो हैं वो तड़ियां दे रहे हैं कि जी अगर मुझे ना बनाया तो मैं 12 आदमी तोड़ दूंगा और मैं पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मैं हुकूमत बना लूंगा। तो पीपल्स पार्टी इस वक्त वो PTI जो है वो सब में सुलह करा रही है कि किसी तरह उनका जॉइंट कैंडिडेट हो जाए। मेरा ख्याल है कि कंसेंसस हो गया है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो आज़ाद कश्मीर के अगले वज़ीर आज़म होंगे, और ये अब किसी भी लम्हे आज या कल अनाउंस हो जाएगा। बिल्कुल मुबशर साहब, सुबह 9 बजे कागजात जमा होने हैं और पहली दफ़ा हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई। आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा बड़ी अच्छी होती है और ठीक होती है, तो क्या अगर खुदा न खास्ता ये नहीं होता और नाम कोई और आ जाता है, तो क्या PTI को पाकिस्तान की सियासत में भी कश्मीर की सियासत में कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए जी, बात यह है कि आप जितना डिले करते हैं ना, आपकी साख उससे उतनी मशरू होती है और लोगों के दिलों में और दिमाग में आप शकूक को शुबात पैदा कर देते हैं। देखें, इस वक्त जो असल कंडीशन है वो 2 लोगों के बीच में। सरदार साहब जो है वो पैसा लगा चुके हैं बहुत ज्यादा, उनको बड़ा उस पर गुमान है। राय साहब जो है उनको अपनी इलेक्टोरल ताकत पे गुमान है। बैरिस्टर सुल्तान साहब जो है वो 30 साल से आपको पता है किसी न किसी फॉर्म में हुकूमत में रहे हैं, पहले भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको पता है कि पॉलिटिक्स क्या है वहाँ की। तो अब ये सारे अपना अपना लास्ट एक किस्म का जोर लग रहा है। और राय साहब की जो तड़ी है ना वो ज्यादा एक्चुअली फकर मान रहा है, क्योंकि सरदार तनवीर इलियास तो बड़ी मुश्किल से अपना इलेक्शन जीते हैं, और उसके बाद उनका एक वो स्कैंडल आ गया जिसके ऊपर एक FIR भी उन पे कट गई है। ये वो तो वो एक रेस का घोड़ा लंगड़ा हो गया है। तो अब बाकी रह गए ये दोनों। तो मेरा ख्याल है कि कुरा जो है वो बैरिस्टर सुल्तान के नाम से इसलिए निकलना है क्योंकि PTI को वहाँ पे मजमूई तौर पे थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए, जो एक ऐसा आदमी कर सकता है कि जो सियासत का और उन लोगों का, पार्लियामेंटेरियंस को हर एक को समझता हो, जानता हो, भाग दौड़ कर सकता हो। तो मुझे उनके चांसेस ज़्यादा लग रही है। मुबशर साहब, कल एक बयान, परसों एक TV चैनल पे शहबाज शरीफ का इंटरव्यू बड़ा चला, उसके बाद मियां नवाज शरीफ के ट्वीट भी आए। क्या आप समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ ने बात की वो इस बात पे कायम रहेंगे और इसी तरह की आगे सियासत करेंगे, और मरियम जो है वो खामोश रहेगी या मज़ाहमत करेगी? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शहबाज शरीफ लफ्जी तौर पर इस्तीफा दे चुके हैं PML, और वो कह चुके हैं अपने भाई साहब को या मैं रहना है तो या ऐप बची चलाएंगे।
और PMLN डिवाइड हो चुकी है, क्योंकि मरियम के हाथों अब कोई दलील और नहीं होना चाहता। वो कोई सियासतदान तो है नहीं, वो तो आप समझें कि जिसा हम दौलत में नौदौलतिया कहते हैं, तो आप सियासत में जो भी कहना है नौवारिद आदमी को आप वो कह सकते हैं, उस बच्ची को। तो शहबाज शरीफ साहब अब आज करीब जाना चाहेंगे लंदन। आप देखेंगे कि ये जाएंगे और इनका और इनके भाई का एक शो डाउन होना है, जिसमें ये अपना पैर रखेंगे कि या तो मरियम होगी या मैं होऊंगा, और मरियम के चांसेस नहीं है। अगर तो PMLN ने सरवाइव करना है तो वो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में कर सकती है, क्योंकि PMLN के बेशतर अराकीन जो है, सीनियर अराकीन, वो मियाँ साहब से फर्दन कह चुके हैं कि मरियम की सरबराही में वो नहीं करेंगे। अब मरियम का जो कैंप है वो अब ये कोशिश कर रहा है कि को प्रेसिडेंट की एक पोजीशन क्रिएट करवा दे, कि जैसा को चेयरपर्सन पीपल्स पार्टी में उसका को प्रेसिडेंट PMLN में हो जाए, और वो ये कोशिश करे कि मरियम वहां पे आ जाए। तो अब मियाँ शहबाज साहब जो हैं वो इस पे बहुत सख्त है और वो बिल्कुल क्लियर है कि उनके होते हुए मरियम नहीं होगी। तो ये अब नवाज शरीफ को फैसला करना है अगले 1-2 महीने। मुबशर लुकमान साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब लीड करते हैं तो क्या वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर लेंगे, इंतखाबी इस्लाहात पे ताउन दे देंगे? 100% करेंगे, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर एक को साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से भी दूरियां मरियम ने करवाई हैं, शहबाज शरीफ साहब ने तो उनको करीब करने की कोशिश की है, काफी कोशिश की है। और इसी तरह PTI जो है उसके लिए भी शहबाज शरीफ से बात करना फिर भी आसान है बनिस्बत मरियम के, जिसको पता ही नहीं कि स्टेक्स क्या है और हुकूमत क्या है और गवर्नेंस क्या है। तो शहबाज शरीफ का जो फॉर्मूला है मुफाहमत का, वो बिल्कुल अमल में आएगा और वो आपको नजर भी आएगा अगर वो रहे पार्टी के सदस्य तो। अगर वो रहे। मुबशर साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कश्मीर के अंदर तो दूरियां ख़त्म हो गई, क्या आप देख रहे हैं कि वफाक में भी उनकी पाकिस्तान के अंदर भी दूरियां ख़त्म हो जाएगी? और आपको मौलाना फजलुर रहमान की अचानक खामोशी, PDM के जलसे मुलतवी कर देना, इसके पीछे क्या है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान जो है इस वक्त वो अफगानिस्तान और उसकी बदलती हुई सिचुएशन से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, और आपको पता है कि उनकी क्या मसरूफियात होगी। दूसरा, उनकी सेहत जो है वो काफी खराब है, एक्चुअली आजकल काफी अरसे से खराब है, तो वो तो इसलिए आउट हुए थे। मेरी अभी परसों मुलाकात हुई थी, मेरी आखिरी मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी से, और मेरी उनसे बड़ी लंबी बात भी हुई। तो उसमें वो बड़े खुश थे और वो बहुत अपने कारकुनों को, अपने वर्कर्स को कश्मीर के लिए बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। और मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि पीपल्स पार्टी का एक अपना एजेंडा है, वो किसी भी तरह पाकिस्तान के अंदर नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेगी। इस पे तो मैं राना साहब आपसे शर्त लगाने को तैयार। अच्छा मुबशर लुकमान साहब, अभी जो मुत्तहिदा अपोजिशन हुई है JK में, अगर ये इलेक्शन से पहले मुत्तहिदा होती तो नताइज मुख्तलिफ होते? काफी मुख्तलिफ हो सकते थे, लेकिन ये मुत्तहिदा नहीं होना था इन्होंने। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, वो एजेंडा है इमरान खान का बुखार जो है, वो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है। सही, जब वो एजेंडा सॉल्व हो जाता है तो ये उसके बाद इनके पास इकट्ठे रहने के लिए कोई चीज ही नहीं है, एक दूसरे से बिल्कुल एग्री नहीं करते। इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं वो इतने शदीद हैं जो इनकी हुकूमत से नहीं है इख्तलाफात। इनके आपसी इख्तलाफात इतने शदीद हैं कि उतने तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात हुकूमत के खिलाफ इन दोनों पार्टीज़ को नहीं है। तो इनका मुत्तहिद होना एक एजेंडे पे था, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो मुत्तहिद रहने की कोई वजह नहीं बनती। बहुत शुक्रिया मुबशर लुकमान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दिलार स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।